कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे सदिश क्षेत्रफल और घनकोण। इंग्लिश में से कहते हैं एरिया वेक्टर एंड सॉलिड एंगल। सदिश क्षेत्रफल को एरिया वेक्टर और घनकोण को सॉलिड एंगल। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं, सदिश क्षेत्रफल और घनकोण। तो सदिश क्षेत्रफल तथा घनकोण में सबसे पहले हम सदिश क्षेत्रफल एरिया वेक्टर को डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पूर्व आपको द्विविमीय 2D और त्रिविमीय 3D आकृतियों की जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि द्विविमीय आकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं, जैसे आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, और इस प्रकार से अन्य आकृति भी 2D आकृतियाँ हो जाती हैं। और इसी तरह से 3D या त्रिविमीय आकृतियाँ कौन सी होती हैं, घन, घनाभ, गोला आदि। जो इस प्रकार की आकृतियाँ होती हैं वो त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं। तो यहाँ पर पहले हम 2D आकृति की बात करते हैं। मान लीजिए 2D आकृति में एक हमने इस प्रकार का एक आयताकार पृष्ठ लिया ABCD, या आप देख रहे हैं ABCD एक आयताकार पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कितना है, S है। आप इस क्षेत्रफल को S से भी प्रदर्शित कर सकते हैं या A से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। S का मतलब सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको कहते हैं, या A फॉर एरिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, एक आयताकार पृष्ठ लिया ABCD जिसका क्षेत्रफल कितना S है। अब जो ये आयताकार पृष्ठ है इसका हमने एक छोटा अवयव ले लिया, यहाँ पर एक आयताकार पृष्ठ का DS जिसका क्षेत्रफल कितना है, DS है। तो अब इस DS का जो सदिश क्षेत्रफल होगा वो होगा DS वेक्टर, और उसको किस तरह से लिखते हैं, DS बराबर DS n कैप, जहाँ DS क्या है, इस छोटे अवयव का क्षेत्रफल है, और जो ये n कैप है ये एक एकक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, जो कि सदिश क्षेत्रफल जो है, ये जो क्षेत्रफल है उस सदिश क्षेत्रफल की दिशा को व्यक्त कर रहा है, n कैप। और ये n कैप की डायरेक्शन होती कहाँ है, n कैप की डायरेक्शन हमेशा सदिश क्षेत्रफल के क्या होगी, अभिलंबवत भार की ओर होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये छोटा क्षेत्रफल हमने DS लिया, इस DS की डायरेक्शन कहाँ है, इस तरह से दाईं ओर है, अभिलंबवत दाईं ओर है, किंतु ये कहाँ है, भार की ओर है, उस पृष्ठ से भार की ओर है। इसी तरह से अगर हम इस पृष्ठ को दूसरी ओर ले लेते, इस DS पृष्ठ को, इस आयताकार जो पृष्ठ है इसके दूसरी ओर लेते, तब डायरेक्शन कहाँ होती है, अभिलंबवत भार की ओर होती, इस तरह से होती। ध्यान ये रखना है कि जो सदिश क्षेत्रफल की डायरेक्शन होगी वो हमेशा अभिलंबवत भार की ओर होगी। इस स्थिति में जब खड़ा है तो या तो दाईं ओर होगी या तो बाईं ओर होगी। अब हमने इसी आयताकार पृष्ठ को इस प्रकार से लटा कर रख दिया, क्षैतिज दिशा में रख दिया। तो अब जो सदिश क्षेत्रफल की डायरेक्शन होगी वो या तो अभिलंबवत ऊपर की ओर होगी या तो नीचे की ओर होगी। ठीक है, किसकी डायरेक्शन, उस सदिश क्षेत्रफल की डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, जैसे यहाँ पर ये DS एक छोटा अवयव लिया हमने, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल मान लीजिए कितना है, DS है। यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन होगी सदिश क्षेत्रफल की वो कहाँ होगी, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ऊपर की ओर हमने पृष्ठ लिया है ना, तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी और मान उतना ही होगा, DS वेक्टर बराबर DS n कैप। n कैप क्या प्रदर्शित कर रहा है, सदिश क्षेत्रफल की डायरेक्शन, जो कि अभिलंबवत कहाँ है, इस पृष्ठ से ऊपर की ओर है। अगर हम इस पृष्ठ को नीचे की ओर लेते, इस आयताकार पृष्ठ के नीचे की ओर लेते, तब डायरेक्शन कहाँ होती है, नीचे की ओर होनी। ध्यान ये रखना है हमेशा कि जो पृष्ठ आपने लिया है उस पृष्ठ से जो सदिश क्षेत्रफल की डायरेक्शन जो होगी अभिलंबवत बाहर की ओर होगी, हमेशा बाहर की ओर होगी और अभिलंबवत होगी। तो ये तो 2D की आकृति की बात थी। अब हम 3D आकृति की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक गोला लिया है, फुटबॉल की आकृति, जैसे फुटबॉल की आकृति होती है, गोला का मतलब फुटबॉल या गेंद की आकृति। तो यहाँ पर हमने इस फुटबॉल की बाहरी पृष्ठ पर मान लीजिए DS1 एक छोटा क्षेत्रफल लिया हमने, DS1 आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये छोटा क्षेत्रफल हमने DS1 लिया। तो अब यहाँ पर जो सदिश क्षेत्रफल इस DS1 पृष्ठ की जो सदिश क्षेत्रफल की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। देखो ये दिखा रहा है, ये तीर का निशान यहाँ पर दिखा रहा है, DS1 वेक्टर दिखा रहा है, ये बाहर की ओर इस तरह से होगी।
इधर की ओर। इसी तरह से ये ऊपर की ओर इस गोले पर हमने ये DS2 एक लिया, तो यहाँ पर जो DS2 की डायरेक्शन होगी, सदिश क्षेत्रफल डायरेक्शन कहाँ होगी, ये ऊपर की ओर होगी। यहाँ पर ये ऊपर की ओर दिखाई दे रही है आपको तीर के निशान से, बाहर की ओर होनी है, अंदर की ओर नहीं होगी, बाहर की ओर होगी हमेशा। इसी तरह से ये DS3 हमने क्षेत्रफल लिया, यहाँ पर एक DS3 क्षेत्रफल लिया, तो यहाँ पर सदिश क्षेत्रफल की डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की ओर है। इसी तरह से DS4 लिया, तो इस DS4 की डायरेक्शन कहाँ होगी, ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी, ठीक है ना, सदिश क्षेत्रफल बाहर की ओर होगी। तो याद रखना है, चाहे 2D आकृतियाँ हों चाहे 3D आकृतियाँ हों, हमेशा जो सदिश क्षेत्रफल की डायरेक्शन होगी उस पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर परिभाषा के रूप में लिख दी है। यहाँ पर लिखा है हमने कि सदिश क्षेत्रफल की दिशा सदैव पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की ओर होती है, यही हमने यहाँ पर लिखा है। और इस पर आधारित आगे हमारे बहुत सारे प्रकरण हैं, जैसे वैद्युत फ्लक्स है, गॉस का प्रमेय है और आदि, उसके अनुप्रयोग में भी हमने इनका प्रयोग करना है। तो सदिश क्षेत्रफल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमेशा याद रखिए कि अगर आप कोई पृष्ठ ले रहे हैं तो वहाँ पर उस पृष्ठ का जो सदिश क्षेत्रफल की दिशा होगी सदैव पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, हमने आपको पहले भी बताया कि S या A से आप यहाँ पर सदिश क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं। छोटा है तो DS वेक्टर या DA वेक्टर से आप दिखा सकते हैं। ये DS वेक्टर होगा तो DSn कैप हो जाएगा सदिश क्षेत्रफल का मान, और DA वेक्टर आप दिखाएंगे, A से अगर प्रदर्शित कर रहे हैं तो DAn कैप। S का मतलब सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल, और A फॉर एरिया, क्षेत्रफल। तो आप S का भी प्रयोग कर सकते हैं और A का भी प्रयोग कर सकते हैं। कहीं पर हम S का प्रयोग करेंगे, कहीं पर A का प्रयोग करेंगे, तो जैसा सवाल होगा उस हिसाब से हम आगे देखेंगे उसमें। यहाँ पर सदिश क्षेत्रफल में इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमेशा जो सदिश क्षेत्रफल की या किसी पृष्ठ के सदिश क्षेत्रफल की जो दिशा होगी सदैव पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। चैप्टर था। अब आगे हमारे पास है समतल कोण। घन कोण पढ़ने से पूर्व हम समतल कोण या प्लेन एंगल की बात करते हैं। प्लेन एंगल, आप अभी तक जितने भी कोण आपने पढ़े हैं वो समतल कोण, या जिसको हम सिंपली कोण कहते हैं, वही समतल कोण होता है। जैसे द्विविमीय आकृति में वर्ग, आयत, वृत्त आदि इस प्रकार के ले लें तो ये आपके कोण है। जैसे ये हमने यहाँ पर आयत लिया तो ये इसका क्या है, दो रेखाओं के बीच जो आकृति होती है उसको क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो यहाँ पर कोण बन रहा है, कितने अंश का बनता है यहाँ पर आयत में, 90 अंश का है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो ये कोण है, ये समतल कोण या कोण इसको कहते हैं। दो रेखाओं के बीच बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं, सिंपली कोण कहते हैं। इसी तरह से त्रिभुज में है, ये कोण है, ठीक है। इसी तरह से ये वृत्त है, वृत्त में ये चाप है AB, ये चाप है यहाँ से यहाँ तक, ये DL, इसकी लंबाई, छोटी लंबाई हमने DL ले ली। तो ये AB जो चाप है ये केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, यहाँ पर d θ कोण बना रहा है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का समतल कोण है वृत्त में, ये गोला नहीं है, वृत्त है, ठीक है ना। तो अगर द्विविमीय आकृतियों में हम देखें तो इस प्रकार का कोण बनता है। ऐसी त्रिविमीय आकृतियों में भी बन जाता है, कोण बनता है, घन घनाभ में बन जाता है, आपका कोण बन जाते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर भी कोण, समतल कोण आपके बन जाते हैं, सिंपली कोण। कोण क्या होता है, कोण का कॉन्सेप्ट ये समझिए कि दो रेखाओं के बीच बनने वाले आकृति, दो रेखाओं के बीच बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं, हम कोण कहते हैं। तो कोण के कॉन्सेप्ट से आप, या समतल कोण के कॉन्सेप्ट से आप फैमिलियर हो गए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम इस कोण को निकालेंगे। यहाँ पर जो वृत्त का कोण है, ये एक हमने AB क्या लिया, चाप लिया। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और एक चाप ले लिया हमने AB, जिसकी लंबाई हमने कितनी ली, A से B तक की लंबाई कितनी, DL है। अब जो ये चाप AB है ये इस वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, d θ कोण बना रहा है, और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी, O से B तक की दूरी, यानी त्रिज्या कितनी है, R है। तो आप जानते हैं कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या होता है। तो यहाँ पर कोण कितना है, d θ है, तो d θ रख दिया हमने। चाप कितना है, DL है, और त्रिज्या कितनी, R, DL बटा R हो गई। तो ये छोटा सा कोण आया। कौन सा छोटा कोण आया यहाँ पर, ये छोटा कोण कौन सा आया आपका, d θ का मान आपने ये निकाला। किंतु अगर इस पूरे कोण की बात करें, इस वृत्त के इस पूरे कोण की बात निकालना, संपूर्ण कोण निकालना हो हमें इस वृत्त का, तो कैसे निकालेंगे, इस d θ का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। पूरा कोण कितना होगा इसका, अगर इसका पूरा कोण कितना है, मान लीजिए थीटा है, तो उसको कैसे निकालेंगे, थीटा बराबर लिख देंगे
इंटीग्रेशन और ये क्लोज इंटीग्रल इसको कहते हैं। अगर केवल ऐसा लगाया हमने तो इंटीग्रल, और ऐसा लगा दिया इसमें तो ये क्या हो गया, क्लोज इंटीग्रल। किसका करेंगे क्लोज इंटीग्रल, जो छोटा कोण है। छोटा कोण कितना है हमारे पास यहाँ पर, डी थीटा। इस छोटे डी थीटा कोण का अगर हम समाकलन कर देंगे, क्लोज इंटीग्रल, समाकलन को इंग्लिश में इंटीग्रल कहते हैं समाकलन को। तो ये क्लोज, इस छोटे कोण का अगर समाकलन कर देंगे, क्लोज इंटीग्रल हम कर देंगे, क्लोज समाकलन कर देंगे, बंद समाकलन कर देंगे, तो हमें ये पूरा कोण मिल जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर संपूर्ण कोण बराबर कितना हो जाएगा, थीटा क्लोज इंटीग्रल डी थीटा। तो थीटा बराबर क्लोज इंटीग्रल और डी थीटा का मान कितना आ जाएगा, डी एल अपॉन आर आ जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आर और क्लोज इंटीग्रल डी एल। ये 1 अपॉन आर बाहर आ गया, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट राशि आर निश्चित रहेगा। कोण कितना भी घूम जाए यहाँ पर, कितना भी बड़ा चाप आप ले लें, तो थीटा का मान तो परिवर्तित होगा, किंतु आर का मान क्या रहेगा, नियत। इस वृत्त के लिए त्रिज्या क्या रहेगी, नियत रहेगी। तो 1 अपॉन आर ही आर का मान नियत रहेगा, तो 1 अपॉन आर हमने बाहर ले लिया। और एल का मान ही परिवर्तित हो जाएगा, जितनी बड़ी आप ले लेंगे, इतना बड़ा लेंगे तो डी एल इतना हो गया, यहाँ तक लेंगे तो डी एल यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो डी एल का मान परिवर्तित हो रहा है, इसलिए डी एल को अंदर ही रखा हमने यहाँ पर। तो थीटा बराबर 1 अपॉन आर क्लोज इंटीग्रल डी एल हो गया। अब ये डी एल है क्या, अगर हम यहाँ से पूरा यहाँ से एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक चले जाएं तो ये डी एल है क्या, डी एल है वृत्त की परिधि। अगर इसका इंटीग्रल हम ले लेते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल डी एल ले लेते हैं, तो ये क्या प्रदर्शित करेगा, क्लोज्ड इंटीग्रल डी एल क्या प्रदर्शित करेगा, वृत्त की परिधि यानी 2 पाई आर को प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर क्लोज्ड इंटीग्रल डी एल तो चाप है, किंतु क्लोज्ड इंटीग्रल डी एल क्या प्रदर्शित करेगा, वृत्त की परिधि। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, एक पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। तो ये क्लोज डी एल की जगह क्या लिख दिया, क्लोज इंटीग्रल डी एल की जगह कितना रख दिया हमने, 2 पाई आर। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये आर से आर कट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई। और वृत्त का अगर एक पूरा आप कोण घूम जाए केंद्र पर, तो कितने अंश का कोण बनता है, 360। 2 पाई बराबर कितना होता है, 360। तो यहाँ से ये प्रूफ भी हो गया। अब नेक्स्ट इसमें है, अगर 2D आकृति है आपके पास, कोई 2D आकृति है, अभी भी 2D आकृति थी, यहाँ पर भी 2D आकृति, किंतु ये कैसी अनियमित आकृति है। अभी तक तो आप देख रहे थे या तो वर्ग था, त्रिभुज था या वृत्त था, अभी तक आपने नियमित आकृति देखी है। पर अनियमित आकृति आपको नहीं मालूम है वो किस प्रकार की आकृति, जैसे टेढ़ी मेढ़ी आकृति है। अगर उस पर भी आप इस तरह से कोई एक छोटा खंड लेते हैं, डी एल, ए बी एक छोटा खंड आपने डी एल लिया, और वो उसके केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाता है, थीटा, डी थीटा कोण बनाता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आर है, तो यहाँ पर भी डी थीटा बराबर डी थीटा बराबर डी एल अपॉन आर होगा, और थीटा का मान कितना आएगा, 2 पाई ये आएगा। अगर 2 डायमेंशनल में अनियमित आकृति है तो संपूर्ण कोण, उस आकृति के संपूर्ण कोण के लिए, चाहे नियमित आकृति हो चाहे अनियमित आकृति हो उसके संपूर्ण कोण के लिए कितना कोण बनता है उसके केंद्र पर, 2 पाई कोण ही बनता है। ये आपने ध्यान में रखना है। तो समतल कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ये ध्यान में रखना है आपने यहाँ पर कि समतल कोण को थीटा से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका मात्रक क्या होता है, डिग्री होता है या रेडियन होता है। और एमकेएस में जब आप बात करेंगे तो कोण का मात्रक रेडियन ही होता है, रेडियन, RAD भी लिख देते हैं, या हिंदी में रेडियन भी लिख देते हैं, RAD रेडियन। ठीक है ना, तो एमकेएस में क्या होता है, कोण का मात्रक रेडियन होता है। अब हम घनकोण की बात करते हैं। यहाँ पर घनकोण, जो घनकोण होगा वो त्रिविमीय आकृतियों में ही बनता है। घनकोण जैसे गोला हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, इन प्रकार की आकृतियों में ही घनकोण बनता है, इनमें घनकोण बनता है। अब घनकोण के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पर एक पहले नियमित आकृति ले लेते हैं। जैसे हमने गोला ले लिया पहले, गोले का मतलब क्या, फुटबॉल की आकृति। ये जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये एक फुटबॉल की आकृति है, वृत्त नहीं है, चूड़ी का आकार नहीं है, इस प्रकार का एक फुटबॉल की आकृति को आप समझिए। यहाँ पर एक फुटबॉल की आकृति है, गोला है, और उस फुटबॉल के भारी पृष्ठ पर, जो फुटबॉल का भारी कवर होता है, यानी गोले का जो भारी कवर है, उस पर हमने ये छोटा सा एक क्षेत्रफल लिया DS। तो इस DS की डायरेक्शन कहाँ होगी, सदिश क्षेत्रफल से बाहर की ओर होगी। DS हमने कहा था ना, सदिश क्षेत्रफल, तो सदिश क्षेत्रफल कहाँ होगा, इस DS, इस छोटा जो क्षेत्रफल है DS जो है, ये जो यहाँ पर ये शेडेड भाग आपने बनाया है, इस DS का सदिश क्षेत्रफल कहाँ होगा, कि डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। हमने कहा था कि किसी पृष्ठ पर सदिश क्षेत्रफल की दिशा हमेशा अभिलंबवत बाहर की ओर होती है, तो अभिलंबवत बाहर की ओर है, ये DS की डायरेक्शन बाहर की ओर हो गई।
इस गोले का या इस फुटबॉल का ये केंद्र है O, और इसकी त्रिज्या कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है, R है। इसकी त्रिज्या, इस गोले की त्रिज्या कितनी है, R है, या इस फुटबॉल की त्रिज्या R है। ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, आर कैप क्या प्रदर्शित कर रहा है, त्रिज्यीय वेक्टर को प्रदर्शित कर, आर कैप वेक्टर या आर कैप कह सकते हैं आप, यूनिट वेक्टर, त्रिज्यीय यूनिट वेक्टर, एक एक वेक्टर को, ये त्रिज्यीय वेक्टर है को प्रदर्शित कर रहा है। तो अब देखें जो घनकोण होगा, घनकोण क्या परिभाषित करेंगे, कैसे करेंगे कि अगर हम उस फुटबॉल के भारी पृष्ठ जो हमने ds लिया है, ये जो ds हमने पृष्ठ लिया है, इससे केंद्र को मिला दें, हम इस प्रकार से केंद्र को मिला दें, इसके केंद्र को, तो यहाँ पर जो ये कोण बना है, ये कोण जो बन रहा है, ये क्या होगा, d ओमेगा से प्रदर्शित होगा। d ओमेगा, छोटा घनकोण d ओमेगा, और अगर बड़ा है तो ओमेगा, ये ओमेगा से प्रदर्शित होगा। ये ओमेगा लिखते हैं इस तरीके से, अगर छोटा घनकोण है तो डी ओमेगा, और बड़ा घनकोण है, पूरा घनकोण की बात कर रहे हैं तो ओमेगा है। ओमेगा को ऐसा भी लिखा जाता है और ऐसा भी लिखा जाएगा, कहीं इसका रिप्रेजेंटेंट ऐसा होगा, कहीं होगा, तो यही घनकोण है, ये ओमेगा, ये ओमेगा। तो आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो पृष्ठ है, गोले का जो पृष्ठ है, उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये केंद्र पर जो कोण बनता है, किसी गोले या आप कह सकते हैं किसी त्रिविमीय आकृति के पृष्ठ द्वारा, किसी त्रिविमीय आकृति के किसी पृष्ठ द्वारा, किसी त्रिविमीय आकृति होगी उसके किसी पृष्ठ द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है उसको क्या, कैसा कोण कहते हैं, घनकोण कहते हैं। यही हमने यहाँ पर गोलीय पृष्ठ की बात की, तो यहाँ पर गोले के लिए लिख दिया हमने, किसी गोलीय पृष्ठ, ये गोलीय पृष्ठ है, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले के गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल लिया हमने यहाँ पर ds, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र, गोले का केंद्र कौन है यहाँ पर O, पर जो कोण अंतरित कर रहा है, कितना कोण अंतरित कर रहा है, ये d ओमेगा कोण अंतरित कर रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। त्रिविमीय आकृति जो कोई है तो उसके पृष्ठ द्वारा उस आकृति के केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, घनकोण कहा जाता है। और घनकोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, ये ओमेगा से या इस तरह से, ये दोनों ओमेगा ही कहा जाता है, इसको भी ओमेगा कहते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं और इस तरह से भी लिखते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। घनकोण किस तरह से निकाला जाता है, किस तरह से ज्ञात किया जाता है, घनकोण बराबर हो जाएगा सदिश क्षेत्रफल, जो इस सदिश क्षेत्रफल, जैसे यहाँ पर सदिश क्षेत्रफल कौन है, ds बटा त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या कितनी है यहाँ पर r, सदिश क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का वर्ग, तो यहाँ पर डी ओमेगा कितना हो जाएगा, डी ओमेगा का मान निकालना, घनकोण का मान निकालना हमने, तो ds क्षेत्रफल हो गया और r क्या हो गया, r स्क्वायर, त्रिज्या का वर्ग कितना हो गया, r स्क्वायर, तो डी ओमेगा बराबर ds अपन r, किसी गोले के लिए घनकोण ये होता है, डी ओमेगा बराबर ds अपन r, किसी गोले के लिए। अब देखें यहाँ पर जो ये ds की डायरेक्शन है और ये त्रिज्यीय वेक्टर r के, दोनों की डायरेक्शन एक ही है, दोनों ऐसे ही बाहर की ओर है, दोनों बाहर की ओर है, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 0 अंश, एक ही दिशा में है तो उनके बीच का कोण, जब भी कोई दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो उनके बीच का कोण कितना होता है, हमेशा 0। तो यहाँ पर ds भी वेक्टर राशि है, ds वेक्टर सदिश क्षेत्रफल, और ये r कैप हमने लिया, ये भी वेक्टर राशि है, तो दोनों ये वेक्टर राशियाँ जो हैं एक ही डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन कहाँ है, इसकी भी इधर को है, दोनों की डायरेक्शन एक ही है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0, थीटा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब संपूर्ण कोण निकालना है, ये तो केवल जैसे हमने पीछे वृत्त में देखा, पहले हमने डी थीटा निकाला था, तब उसका पूरा संपूर्ण कोण निकाला था, तो यहाँ पर हमने डी ओमेगा निकाला, अब ये पूरा कोण निकालना है हमने, कितना पूरा कोण होगा, डी ओमेगा, पूरा कोण ओमेगा कितना होगा, तो ओमेगा निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इस डी ओमेगा का क्लोज इंटीग्रल करना है। जैसे वहाँ पर हमने पहले वृत्त में क्या किया था, 2D में क्या किया था, थीटा का क्लोज इंटीग्रल, थीटा निकालने के लिए हमने क्या किया था, क्लोज इंटीग्रल डी थीटा किया था। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हमने संपूर्ण घनकोण निकालना है, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा, तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा का मान अभी हमने देखा गोले के लिए क्या है, ds अपॉन r स्क्वायर। r का मान हमेशा क्या होगा, नियत होगा, ये r का मान क्या होगा, यहाँ पर नियत होगा, ये फिक्स रहेगी गोले की, ये इसमें बदलाव होगा नहीं, क्षेत्रफल में बदलाव हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ओमेगा बराबर ये r स्क्वायर हमने बाहर निकाल दिया इस वाली स्टेप में, ये 1/r स्क्वायर बाहर निकाल दिया, जैसे हमने 1/r बाहर निकाला था इंटीग्रेशन साइन के, इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन के चिन्ह के बाहर निकाल देंगे 1/r स्क्वायर, तो अंदर कितना बचेगा, क्लोज इंटीग्रल ds, तो कितना मान आ जाएगा यहाँ से, ओमेगा बराबर 1/r स्क्वायर गुणा, और क्लोज इंटीग्रल ds का मान कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर,
क्लोज इंटीग्रल डी एस का मतलब है कि गोले का क्षेत्रफल। डी एस का मतलब क्षेत्रफल, और किसका क्षेत्रफल है? गोला ले रहे हैं ना हम। डी एस किस पे लिया हमने? डी एस गोले पे लिया था, फुटबॉल या गोले पर लिया था हमने एक छोटा भाग, और क्लोज इंटीग्रल कर दिया तो यार पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। आपको मेंसुरेशन में इस सूत्र आपने पढ़ा है पहले, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर लिखा भी है गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह ये 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ओमेगा बराबर 2 पाई। तो देखो यहाँ पर गोले का घनकोण कितना आया? 4 पाई। और वृत्त का कोण कितना आया? संपूर्ण कोण। वृत्त का संपूर्ण कोण होता है 2 पाई, 360 डिग्री। और गोले का संपूर्ण घनकोण कितना होता है? 4 पाई होता है। ये ध्यान में रखना है आपने, आगे इसका प्रयोग भी हमने करना है। अभी तो हम नियमित आकृतियों की बात कर रहे थे, कोई गोला था, कोई घन था, कोई घनाभ था, बेलन था, शंकु था। हमने गोले का एक उदाहरण लिया। अब कोई भी अनियमित आकृति हो सकती है, किसी प्रकार की अनियमित आकृति आपके पास हो सकती है। कैसी? 3D घनकोण की बात कर रहे हैं। तो ये एक अनियमित आकृति ली हमने इस प्रकार की, ये आप हरे रंग की बाउंड्री दिख रहे हैं, एक आकृति हमने इस प्रकार से ली, और इस पर एक क्षेत्रफल ले लिया हमने डी एस। ये क्षेत्रफल ले लिया हमने एक डी एस, जैसे हमने गोले में लिया था वैसे यहाँ पे डी एस क्षेत्रफल ले लिया। ठीक है, अब देखो इस डी एस क्षेत्रफल का सदिश क्षेत्रफल निकालना है। तो सदिश क्षेत्रफल ये बाहर की ओर होगा। सदिश क्षेत्रफल ऐसा है, नहीं ऐसा है, तो इसका क्षेत्रफल ऐसा हो जाएगा, ये बाहर की ओर। इस तरह से सदिश क्षेत्रफल बाहर की ओर होगा, सीधा नहीं होगा क्योंकि ये टेढ़ा है। आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा टेढ़ा। अगर ये सीधा होता इस तरह से तब तो सदिश क्षेत्रफल ऐसा हो जाता सीधा, इसमें डी एस ऐसा आ जाता। किंतु ये देखो आप, ये थोड़ा सा टेढ़ा है इस तरह से, तो इसका सदिश क्षेत्रफल कैसे जाएगा? ऐसे अभी लंबवत जाएगा ना, 90 अंश का कोण बना रहे, तो 90 अंश का कोण ऐसा बना रहा है, यहाँ पर 90 अंश का कोण ऐसा बना रहा है। क्योंकि ये यहाँ पर ये क्षेत्रफल थोड़ा टेढ़ा है, तो इसका डी एस अब सीधा ना जाकर इस तरह से टेढ़ा जाएगा, ये डी एस वेक्टर होगा। इस क्षेत्रफल का सदिश क्षेत्रफल डी एस वेक्टर की दिशा ऐसी होगी, ये ऐसी होगी, ये दिखा रखी है यहाँ पर। ठीक, ये इस का एक केंद्र है, इस आकृति का एक केंद्र O है, और इस क्षेत्रफल से इस पर एक घनकोण डी ओमेगा बन रहा है। इस डी एस आकृति से इस केंद्र पर कितना घनकोण बन रहा है? डी ओमेगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? आर है। यहाँ से O से लेकर इसके पृष्ठ तक की दूरी कितनी? आर है। और ये इसका क्या है? त्रिज्या वेक्टर आर कैप है। तो यहाँ पर डी एस और आर के बीच अब कितने का कोण बनेगा? थीटा। क्योंकि अभी ये एक ही डायरेक्शन में नहीं है, एक ही दिशा में नहीं है, गोले में एक ही डायरेक्शन में थे, तो थीटा का मान 0 था। किंतु अब यहाँ पर 0 नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये पृष्ठ है और जो आपका ये आर कैप त्रिज्या वेक्टर है, उसके बीच कितने अंश का कोण बन रहा है? थीटा। अब देखिए हम यहाँ पर इस डी एस वेक्टर को देखते हैं। ये डी एस वेक्टर इस आर कैप के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है? थीटा अंश का कोण बना रहा है। अब इस डी एस को हम वियोजित करते हैं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक में। यहाँ पर ये थीटा कोण है, तो जिस ओर थीटा कोण बनता है उस ओर इस डी एस वेक्टर का जो क्षैतिज घटक होगा वो क्या होगा? डी एस कॉस थीटा। और इसका ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो जाएगा? डी एस साइन थीटा। अब जो ये डी एस कॉस थीटा है और जो ये आर कैप है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, इसलिए हम इन दोनों को एक ही डायरेक्शन में दिखा देंगे। यहाँ पर ये डी एस कॉस थीटा और इस आर कैप को हमने यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में दिखाया है, डी एस कॉस थीटा और आर कैप को। आप देख रहे हैं दोनों की तीर की निशान एक ही दिशा में, तो ये एक ही दिशा में अब हम इनको दिखाएंगे। तो है डी एस थीटा, डी एस वेक्टर और आर कैप के बीच थीटा कोण था। इस डी एस को हमने इस चित्र के माध्यम से आपको समझाया कि हमने दो भागों में इसको वियोजित कर दिया, डी एस कॉस थीटा और डी एस साइन थीटा। जो ये डी एस कॉस थीटा होगा ये इस आर कैप की दिशा में होगा। तो हमने यहाँ पर इस चित्र में क्या कर दिया? डी एस कॉस थीटा और आर कैप को एक ही डायरेक्शन में दिखा दिया। ठीक है, ठीक है। और जो ये डी एस कॉस थीटा है, ये डी एस कॉस थीटा अब किसको प्रदर्शित कर रहा है? किसका सदिश क्षेत्रफल प्रदर्शित कर रहा है? जो ये नीले रंग का, जो हमारा यहाँ पर ये नीले रंग का पृष्ठ है, ये जो हमने यहाँ पर दिखा रखा है, इसको प्रदर्शित कर रहा है। देखिए यहाँ पर जो ये टेढ़ा पृष्ठ था हमारे पास, इस तरह से टेढ़ा पृष्ठ, जो ये पहला वाला डी एस वाला था, ये डी एस वाला पृष्ठ था, ये यहाँ पर ये डी एस की डायरेक्शन, यहाँ पर सदिश क्षेत्रफल क्या था? डी एस वेक्टर, इसको प्रदर्शित कर रहा था। और जो ये नीला वाला है, ये वाला जो पृष्ठ है, ये अब सीधा है यहाँ पर,
तो इसको ये पृष्ठ, इस पृष्ठ को कौन प्रदर्शित कर रहा है, सदिश क्षेत्रफल कौन प्रदर्शित कर रहा है, डी एस कॉस थीटा प्रदर्शित कर रहा है। तो ये अलग से चित्र बनाने का उद्देश्य यही था कि आप यहाँ पर समझ सकें कि डी एस कॉस थीटा वास्तव में कौन सा ये वाला क्षेत्रफल प्रदर्शित होगा। तो हमेशा आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पर एक घनकोण निकालेंगे डी ओमेगा, तो हमेशा आपको आर कैप लेना है और आर कैप के साथ उस सदिश क्षेत्रफल को लेना है जो उसी की डायरेक्शन में हो। तो आर कैप के साथ कौन सा सदिश क्षेत्रफल लेंगे आप, डी कॉस थीटा, डी एस वेक्टर को नहीं लेंगे क्योंकि ये आर कैप की डायरेक्शन में नहीं है। आपने आर कैप की डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा डी एस का, यहाँ पर कौन है डी एस का वेक्टर आर कैप की डायरेक्शन में, डी एस कॉस थीटा को आपने लेना है। तो यहाँ पर आप घनकोण कितना हो जाएगा, ये डी ओमेगा का मान कितना हो जाएगा, डी ओमेगा। और देखो जैसे अभी हमने देखा पहले वाले में, गोले वाले में, वहाँ पर डी एस अपॉन आर स्क्वायर था। डी एस क्यों लिया वहाँ पर, क्योंकि डी एस और आर कैप की डायरेक्शन एक ही थी, डी एस वेक्टर और आर कैप की एक ही दिशा में थे। यहाँ पर आर कैप की दिशा में कौन है, डी एस की जगह डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इस छोटा जो ये अवयव है इस 3D अनियमित आकृति पर, इसके पृष्ठ द्वारा, इस डी एस पृष्ठ द्वारा केंद्र पर जो अंतरित घनकोण डी ओमेगा का मान होगा वो होगा डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। संपूर्ण घनकोण निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ओमेगा बराबर हो जाएगा, समाकलन कर देंगे, बंद समाकलन, क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्लोज इंटीग्रल और डी ओमेगा का मान हमारे पास यहाँ पर अभी है डी कॉस थीटा अपॉन डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ओमेगा बराबर हो जाता है 4 पाई। तो याद रखना है कि 3D जो आकृतियाँ होती हैं तो उसमें चाहे नियमित आकृति हो या अनियमित आकृति हो, हमेशा संपूर्ण घनकोण का मान कितना आता है, 4 पाई आता है। जबकि 2D जो आकृतियाँ हों, चाहे नियमित हो अनियमित हो, वहाँ पर जो समतल कोण का मान आता है, केंद्र पर जो अंतरित समतल कोण है उसका संपूर्ण कोण कितना मान आएगा, वहाँ पर 2 पाई आएगा। घनकोण, संपूर्ण घनकोण हमेशा 4 पाई होता है किसी भी आकृति में। ठीक है, तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट आपके थे जो आपको ध्यान में रखना है। सदिश क्षेत्रफल और घनकोण इम्पॉर्टेंट है जिनका प्रयोग हमने आगे करना है। ठीक है, तो बाकी अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।